हेलो दोस्तों, लकवे के पेशेंट में फिजियोथेरेपी सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है जिस पर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट डिपेंड करता है। अक्सर पेशेंट को लकवे के बाद फिजियोथेरेपी अगर कराई जाती है तो उसके सर्वाइवल और इम्प्रूवमेंट की स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर पेशेंट को ये बोला जाता है कि लगभग दवाइयाँ जितनी इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी लकवे के पेशेंट में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है इसके दौरान। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस पेशेंट के लिए जिनको या जिनकी फैमिली में किसी को लकवे का प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला एक इंडिविजुअलाइज प्लान आपको बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह का प्रॉब्लम पेशेंट को है उसके हिसाब से, मान लीजिए किसी को बोलने की मसल्स का अगर लकवा है तो उसको स्पीच थेरेपी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। किसी को हाथ पाँव का लकवा है तो हाथ पाँव की मसल्स का फोकस किया जाएगा। किसी को अगर सेंसेशन हाथ पाँव के चले गए यानी सेंसरी मोडालिटी में डैमेज हुआ है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जितना सीवियर लकवा है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान की जाएगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाथ में थोड़ा सा पावर कम है तो आप जहाँ से चालू करोगे वो लेवल्स अलग होंगे। अगर किसी का हाथ पाँव बिल्कुल ही शिथिल हो गया, बिल्कुल ही हिल नहीं पा रहा है तो उसके फिजियोथेरेपी का सेशंस अलग होंगे। उनको थोड़ा थोड़ा से आपको ताकत लाने की कोशिश करना पड़ेगा, सारे मूवमेंट्स वापस से उनको पूरी तरह से करवाने पड़ेंगे। तो कितना पेशेंट का लकवा इन्वॉल्व कर रहा है मसल्स को, कौन कौन सी मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, कितना सीवियर इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज़ के हिसाब से एक इंडिविजुअलाइज फिजियोथेरेपी प्लान करना पड़ेगा। स्ट्रोक फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके सारे टॉपिक्स या सारे इश्यूज़ पर तो हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। अपना फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो पेशेंट अर्ली मोबिलाइज हो जाए, क्योंकि लकवे के पेशेंट में जब तक पेशेंट मोबिलाइज नहीं होगा तब तक क्लॉटिंग होने का चांस, मृत्यु होने का चांस, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लकवे के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को जितना जल्दी चलाना चालू कर सके उतना अच्छा। मसल थोड़े टाइम में स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है यदि उनको जल्दी चलाना फिरना चालू नहीं किया जाए। इसलिए लकवे के पेशेंट को बहुत जल्दी एम्बुलेशन या मोबिलिटी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। जितना जल्दी वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए उतना वो खुद पर और सोसाइटी पर या अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स पर बोझ नहीं बनते हैं, मैनेजमेंट उतना ईजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन उतने कम हो जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो पेशेंट को चलाने फिराने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा डेली कुछ ऐसे फंक्शनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो दिन भर की एक्टिविटीज़ को मिमिक करती है, जैसे खाना खाने की कोशिश करना, खाने को चबाने की कोशिश करना, मसल द्वारा किसी सामान को उठाने की प्रैक्टिस करना, कपड़े पहनने की प्रैक्टिस करना, चलने फिरने की प्रैक्टिस करना। जो भी डेली की एक्टिविटीज़ होती है जिससे पेशेंट का चलना फिरना बोलना सब कुछ डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को आप फोकस करते हैं, उसको बार बार करवाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर मसल में ताकत आए। जितने बार आप उस पर्टिकुलर मसल से वो एक्टिविटी को कराओगे मसल्स की मेमोरी डेवलप होगी, जिससे मसल्स में ताकत आने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हर मसल को एक्सरसाइज करानी है और बार बार करानी है, और ज़्यादातर फोकस उन एक्टिविटीज़ पे होगा जो पेशेंट का दिनचर्या जिस पर डिपेंड करता है या पेशेंट का जीना मरना जिस पर डिपेंड करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ को वो प्रैक्टिस करानी है और बार बार करानी, ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाए और मोटर लर्निंग का प्रोसेस डेवलप हो, ताकि धीरे धीरे करके पेशेंट का मोटर फंक्शन इंप्रूव हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा लकवे में प्रॉब्लम सेंसेशन की नहीं आती कि हाथ पाँव में सेंस नहीं आ रहा, उससे इतना दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है खाना निगलने की, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बोलने की, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हाथ पाँव को चलाने की। तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जहाँ पॉसिबल हो वॉकिंग केन, सपोर्ट्स, क्रचेज, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करें ताकि पेशेंट सेफली मूव करे। बैलेंस का अप्रोप्रिएट ध्यान रखें ताकि पेशेंट गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, नहीं तो फ्रैक्चर्स होने की वजह से जितना आपने कोशिश की इंप्रूवमेंट करने की वो सारा डिटोरेट हो जाएगा और पेशेंट वापस बिस्तर पे आ जाएगा। पेशेंट का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है ताकि पेशेंट को चीज़ें पकड़ने में, चलने में या कोई अपना काम करने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हर पर्टिकुलर मसल की पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट पे उसको बार बार मूव करना चाहिए ताकि मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आए और मसल स्टिफ ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्चर्स ना डेवलप हो जाए, इसके लिए उनको कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। जैसे अगर हाथ की मसल को आपको एनर्जी दिलवानी है, ताकत दिलवानी है, तो पहले थोड़ा वजन उठाने की कोशिश करिए। जैसे 100 ग्राम उठाया, फिर 200 ग्राम उठाया, फिर 500 ग्राम उठाया, फिर 1 किलो उठाया, तो धीरे धीरे करके मसल्स में ताकत आएगी। आपको धीरे धीरे करके
जैसे अर्ली लेवल से आप जिम चालू करते हैं या कोई भी मसल की ट्रेनिंग चालू करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मसल्स में ताकत बहुत कम होती है और उनको बहुत धीरे धीरे करके सिखाना पड़ता है। जितना ज़्यादा सीवियर लकवा होगा उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना सर्वाइवल या इंप्रूवमेंट के चांसेस और कम होंगे। तो इसलिए बहुत सारे केस में जहाँ माइनर लकवा होता है वहाँ उतनी दिक्कत नहीं आती है, जब सीवियर लकवा होता है तो ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई सेंसरी डेफिसिट्स है तो उसके लिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पेशेंट को सेंस नहीं है, वो महसूस नहीं कर पा रहा है, तो उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो पेशेंट को चोट लग सकती है, उसके हाथ पाँव में इंजरी हो सकती है, उसका चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है, उसमें चीज़ों को पकड़ने की क्षमता है कि नहीं, मूवमेंट करने की क्षमता है कि नहीं, बैलेंस करने की क्षमता है कि नहीं, फील करने की क्षमता है नहीं, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोग्रेस क्या हो रही है उसको मॉनिटर करिए। धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ये इंप्रूवमेंट का प्रोसेस अक्सर बहुत स्लो होता है। तो क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने टाइम में कितना हो रहा है, और जो इंप्रूवमेंट का कर्व है वो नॉर्मल व्यक्ति को जितना होना चाहिए वैसा हो रहा है कि उससे स्लो या फास्ट हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट फास्ट है तो कोई बुराई नहीं है, पर स्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और रिलेटिव्स को भी इंकरेज करने की ज़रूरत है कि वो पेशेंस रखें, क्योंकि अक्सर लकवे के पेशेंट में थोड़े टाइम के बाद रिलेटिव्स भी अपने पेशेंट जवाब दे जाता है उनका, और वो पेशेंट का केयर करना छोड़ देते हैं, उसको अपने हाल पर छोड़ देते हैं, और तब पेशेंट की जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट उसके बाद बहुत जल्दी डिटोरिएट करते हैं। इसलिए पेशेंट को और केयर गिवर्स को सबको पेशेंस रखने की सलाह देनी है, आपको उनको ट्रेन करना है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। सिंपल खाना खिलाने में जितना बच्चे को टाइम लगता है उससे भी कई बार लकवे के पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए बहुत पेशेंस वाली चीज़ है। लकवे के पेशेंट के लिए केयर करना अपने आप में भी मुझे कई बार लगता है कि रिलेटिव्स के लिए भी और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत टॉर्चर है। पर पता नहीं ये क्यों ऐसी बीमारी है जिसमें सबको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। पर हाँ, अगर पेशेंटली इसके साथ काम करेंगे तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है। ये उम्मीद के साथ ही हमें काम करना है। 100% इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं ऐसा कहना हर केस में मुश्किल है, लेकिन अपना काम है प्रयास करना। सक्सेस होना या नहीं होना कई बार लक पे डिपेंड करता है। ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमें, उम्मीद कायम रखनी है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना है ताकि पेशेंट भी पॉजिटिव रहे, डिप्रेशन में ना जाए और कोशिश करता रहे। जितना ज़्यादा वो कोशिश करेगा, जितने बार कोशिश करेगा, उतना वो जल्दी सीखेगा। जितना वो स्लो करेगा या प्रैक्टिस नहीं करेगा उतना धीरे होगा। सेम बच्चों को जैसे सिखाया जाता है वैसे ही आपको कोशिश करनी है कि बच्चों को जिस तरह से धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ता है, बैठना चलना बोलना सब सिखाया जाता है, वैसे ही आपको इन स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को भी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। और कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार महीनों सालों भी लग जाते हैं उनको इम्प्रूवमेंट होने में। आज के टॉपिक में हमने बात करी लकवे के पेशेंट में फिजियोथेरेपी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा